हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक अपने नए टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी तो आपने ज़रूर सुनी होगी, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जब भी आपने इसको सुना तो आपके मन में क्या प्रश्न आया कि ये क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का अर्थ क्या है? तो इस वीडियो को पॉज करिए और 2 मिनट आप खुद से सोचिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए, क्या होता है कि जो इतिहास है उसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो घटनाएं हैं वो इसमें प्रमुख होती हैं। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है वो इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। अधिकतर क्या होता है, कोई घटना घटी तो क्या होगा, एक दो लोगों पे उसका प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समाज पे पड़ेगा या देश पे पड़ेगा। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव है वो पूरे विश्व पे पड़ा। वो कैसे पड़ा उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो जान लीजिए आप कि वो उसका प्रभाव इंडिया पे भी पड़ा, ठीक है, नेपाल पे भी पड़ा, बांग्लादेश पे भी पड़ा, यूरोप के सभी देशों पे भी पड़ा, यूएसए पे भी पड़ा। तो विश्व के जितने भी देश हैं उन पर पड़ा, उनके लोगों पर पड़ा, उनके जो थॉट प्रोसेस है, जो उनकी विचारधारा है उस पर पड़ा। इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन या इस तरह की घटनाएं बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है उसको समझना। मैं अभी यहाँ पे जो बैकग्राउंड बना रहा हूँ उसके माध्यम से जो प्रश्न उत्पन्न कर रहा हूँ, जो मन में क्वेश्चंस बना रहा हूँ, उनको हमेशा ध्यान रखिएगा इस लेक्चर के दौरान। और मैंने आपको बोला फ्रांसीसी क्रांति क्या है आपके हिसाब से, तो जब आपको आपके मन में भी उसको पढ़ने के बाद 2 क्वेश्चन है उसको भी कैरी करिएगा, ठीक है। उसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। तो क्रांति का क्या मतलब होता है? रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाता है ना, तो क्रांति का क्या अर्थ है? देखिए, आपने इतिहास में पढ़ा ही है कि कैसे एक आखेटक से मनुष्य का विकास धीरे धीरे एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में होता है। ठीक, सामाजिक व्यक्ति में कैसे, जब एक समाज बनता है, एक राष्ट्र बनता है, एक व्यवस्था बनती है, उसी का तो अंग है ना ये राजतंत्र, जो धीरे धीरे डेवलप हुआ। इतिहास में हमने उसको पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक सिस्टम का, ये बहुत ही फेमस वर्ड है, आजकल यूथ में काफ़ी परिचित है। आजकल के जो यूथ हैं बहुत ही इसका यूज़ करते हैं, सिस्टम। तो एक जो सिस्टम बनता है ना, उसका क्या अर्थ होता है? जैसे राजतंत्र में एक सिस्टम बना तो उसमें एक ये प्रशासनिक वर्ग बना, प्रशासन की एक व्यवस्था बनी ना, एक सिस्टम बना। फिर एक अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था इस तरह से चलेगी तो एक वो सिस्टम बना, एक व्यवस्था बनी। तो ऐसे क्या होता है, एक सिस्टम बन जाता है। तो राजतंत्र में आप समझ गए ना, बहुत सारे ऐसे नियम और कानून बना दिए जाते हैं और एक सिस्टम बना दिया जाता है। और ये सिस्टम क्यों बनाया जाता है? ये सिस्टम इसलिए बनाया जाता है जिससे कि वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो सके, वहाँ के लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है, उनका आर्थिक रूप से विकास हो सके, वो सुरक्षित रह सके। इसीलिए तो राजतंत्र आया था कि दूसरे, अगर कोई राजा है किसी राज्य पर हमला करता है तो वहाँ के लोगों की रक्षा कर सके, जो व्यापारिक वर्ग है उनकी रक्षा हो सके। आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से एक सिस्टम को बनाया गया उस समय के अनुसार। और ये क्रांति का, रेवोल्यूशन का यही अर्थ है कि जो सिस्टम है वर्तमान में, जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें परिवर्तन। देखिए, व्यवस्थाओं में तो परिवर्तन होता ही रहता है धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन क्रांति में क्या होगा कि वो परिवर्तन बहुत तेजी से होगा, वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि राजतंत्र में इतने हजारों साल राजतंत्र चलता रहा तो उसमें परिवर्तन नहीं हुए, उसके सिस्टम में परिवर्तन नहीं हुए, उसके सिस्टम में भी परिवर्तन हुए। लेकिन क्रांति वो होती है जिसमें हम उस परिवर्तन को, उस सिस्टम में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सीमित समय के लिए, लिमिटेड पीरियड में ही वो परिवर्तन हो जाता है। तो फिर से एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि ऐसा क्या हो गया था उस समय के सिस्टम में या व्यवस्था में, सामाजिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में, ऐसी क्या दशाएं थी जो परिवर्तित हो गई जिनकी वजह से ये क्रांति आई, ये रेवोल्यूशन आया। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम इसी चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे, ये परिवर्तन क्यों आए, इनका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपको अपने मन में इन प्रश्नों को रखना है जिससे कि हम आगे बढ़ें, तो ये चैप्टर आपको एकदम बढ़िया से समझ में आए।
देखिए, फ्रांस की जो क्रांति है उसका आरंभ होता है ब्रेड से, पाव रोटी से। ठीक है, क्योंकि उस समय की जो वहाँ की जनता थी वो वहाँ के सभी लोग पाव रोटी खाते थे, ब्रेड खाते थे। तो इस समय क्या हो रहा है कि उसी जो पाव रोटी है, ब्रेड है, उसी की उपलब्धता नहीं है मार्केट में, वही समाप्त हो गई है। और आपको तो एक बेसिक चीज़ पता ही है कि व्यक्ति हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, पर हंगर से नहीं। भूख उसको बर्दाश्त नहीं हो सकती, भूख को वो टॉलरेट नहीं कर सकता। तो जब एक बेसिक सी चीज़ है रोटी, जब वही उपलब्ध नहीं थी तो क्या हुआ, लोग सड़कों पे आ गए। मैं इसीलिए आपको वो सिस्टम व्यवस्था समझा रहा था कि सिस्टम यहाँ पहुँच गया था कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। जब रोटी नहीं होगी तो क्या होगा, लोग सड़कों पे आएंगे ही। बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। तो ये जो चैप्टर का बैकग्राउंड है इसको इस तरह से हम समझते हैं कि 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में वहाँ की जो जनता थी पेरिस की, वो इकट्ठा हो गई थी। और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत तरह की अफवाहें चल रही थी, जैसे कि शहर के अंदर सेना आने वाली है, और ये भी अफवाह थी कि नागरिकों पर वो सेना गोलियां चलाएगी। तो जब ये सारी अफवाह थी तो लोग क्या हुए, उसके विरोध में एकत्रित हो गए, संगठित हो गए, और इन सभी ने मिलकर एक जनसेना का निर्माण किया। जब सेना बन गई तो उनको अब हथियार की भी आवश्यकता थी। तो फिर सम्राट की सेना से लड़ने के लिए हथियारों की खोज होने लगी। अब हथियारों की खोज कहाँ करेंगे आप, सम्राट के जो जगह हैं जहाँ पे संभावनाएं हैं कि हथियारों को मिलने की, वहीं पे करेंगे ना। तो जनता क्या करी, ऐसे स्थानों पे जाके उन हथियारों को ढूंढने लगी। ठीक है, और फिर वो जो उनकी खोज है वो पहुंची यहाँ पर, बास्तिल किले पर, जहाँ पे उन्होंने जाके लोगों ने जेल को तोड़ दिया, और किले का जो कमांडर था वो मारा गया, और साथ साथ वहाँ पे जो कैदी थे जिनकी संख्या केवल 7 ही थी, उनको भी छुड़ा दिया गया। और ये जो किला था वो सम्राट के जो निरंकुश शक्तियाँ थीं उनका प्रतीक था। इसीलिए यहाँ के लोग इस किले को पसंद नहीं करते थे, और इस प्रतीक को उन्होंने क्या किया, ध्वस्त कर दिया। ठीक है, और इसके अवशेष बाजार में बेचे गए कि ऐसे लोग जो इसको खरीद के स्मृति चिन्ह की तरह रखना चाहें, याद की तरह संजो कर, तो वो रख सकते हैं। तो ये हमको एक बैकग्राउंड आप समझ गए, मिल गया। अब चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो उस तरह थी कि जैसे कोई मूवी स्टार्ट होती है तो पहले एंड दिखा देते हैं, है ना, या मिड दिखा देते हैं, उसके बाद फिर से मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एक सिस्टम होता है किसी भी राज्य का, वहाँ के लोगों का। ठीक है, तो उस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि सामाजिक रूप से जो फ्रांस है उसकी सोसाइटी का विभाजन किस तरह से था। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 3 तरह से डिवाइड था, 3 स्टेट में। देखिए, आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि 3 स्टेट में फ्रांस की सोसाइटी डिवाइड थी। प्रथम स्टेट में क्या था, कौन लोग आते थे, पादरी वर्ग आता था। ठीक है, रिलीजियस जो लोग होते थे। दूसरे वर्ग में आता था सेकेंड स्टेट में कुलीन वर्ग, और जो थर्ड स्टेट था उसमें कौन आता था, सबसे बड़ी जो जनसंख्या थी वो इसी में आती थी। इसमें बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, जो मजदूर, नौकर, समझ रहे हैं, ये सारे लोग आते थे हैं, जो हमारी थर्ड स्टेट है उसमें। तो इस सोसाइटी ये 3 श्रेणियों में विभाजित थी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसको। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब क्या हो रहा है कि 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है। उस वक्त उसकी जो एज थी वो कितनी थी, 20 साल, और उसका जो विवाह होता है वो ऑस्ट्रेलियाई राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से होता है। उस समय और क्या स्थिति थी, जो राजकोष है, जो खजाना है, वो उस समय क्या था, खाली था। क्यों खाली था, क्योंकि फ्रांस लगातार लंबे जो युद्ध हैं उनमें लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसके जो
वित्तीय संसाधन थे वो समाप्त हो चुके थे। वर्साय एक बहुत ही विशाल, आपको पता है, राजमहल था है, अभी भी आप देख सकते हैं उसको। तो इसकी जो शान शौकत थी, इसकी जो खर्चा आता था इस पर, वो भी बहुत ज़्यादा था। और साथ साथ क्या था, फ्रांस है जो अमेरिका में उस वक्त, अमेरिका का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय, तो फ्रांस ने उस वक्त अमेरिका की मदद की थी। अमेरिका की क्यों मदद की थी? क्योंकि अमेरिका का दुश्मन क्या था? ब्रिटेन। और फ्रांस का भी दुश्मन कौन था? ब्रिटेन। तो जब दो देशों के दुश्मन कॉमन होते हैं तो वो क्या होते हैं, आपस में वो देश अधिकतर मित्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब उसका राज्यारोहण होता है लुई का, तो ये सारी परिस्थितियाँ उस वक्त थी। और इन सब परिस्थितियों की वजह से फ्रांस सरकार पर उसमें लगभग 10 अरब लिवरे, लिवरे क्या थी वहाँ की, लिवरे उस समय की करेंसी थी फ्रांस की। ठीक है, तो जो सरकार थी उस पर लगातार ये वित्तीय बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। सरकार से कर्ज जो दाता थे वो लगातार 10% ब्याज की मांग भी कर रहे थे। अब इतना बोझ तो सरकार के पास था ही, उसके बाद जो निरंतर उसके ऊपर जो कार्य थे, कार्यभार था, वो भी उसको करना था। जैसे और क्या कार्यभार था? जैसे कि सेना का रख रखाव है, उसके लिए भी तो आपको लगातार पैसे देने पड़ेंगे। जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके जो कर्मचारी हैं, उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो फ्रांस सरकार चलाती थी, जैसे विश्वविद्यालय आदि। ठीक है, तो ये सब चीज़ें निरंतर उनके ऊपर वित्तीय बोझ सरकार पे बढ़ता ही जा रहा था। तो जब इतना वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा सरकार पे, तो सरकार क्या करेगी? सिंपल, टैक्स लगाएगी। पर क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है कि क्या वो टैक्स बढ़ाने के बाद भी अपना जो वित्तीय बोझ है या उस समय की जो वित्तीय स्थिति थी उससे बाहर निकल पाएगी? क्योंकि जो हम देख रहे हैं ना, थर्ड स्टेट, टैक्स वही लोग अदा करते थे। ऊपर के जो दो स्टेट थे, दो स्टेट के जो लोग थे वो कर अदा नहीं करते थे। ये बात भी आपको अपने ध्यान में रखनी है। साथ ही जो फ्रांसीसी समाज है वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था था जो उसका एक अंग था। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, आबादी किस तरह से विभाजित थी उसको जान लेते हैं। पूरी आबादी का लगभग 90% जो हिस्सा था वो किसान थे उसमें, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत ही कम थी। लगभग 7% जमीन पर जो कुलीन वर्ग है, चर्च है और तीसरे जो स्टेट्स के अमीर लोग हैं उनका अधिकार था 60% जमीन के ऊपर। ठीक है, प्रथम जो फर्स्ट दो स्टेट्स हैं, कुलीन वर्ग और पादरी, इनको क्या मिले हुए थे? कुछ विशेषाधिकार। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आगे चल के जो क्रांति होती है उसमें ये एक मुद्दा बहुत बड़ा रहता है, विशेषाधिकार का। और एक इसी विशेषाधिकार का एक रूप है कि राज्य को ये लोग कर नहीं देते थे, करों में इनको छूट प्राप्त थी। अन्य बहुत सारे सामंती जो विशेषाधिकार थे वो भी इन लोग को मिले हुए थे। और ये विशेषाधिकार एक ये भी था कि वो टैक्स वसूल सकते थे, जिनको कि सामंती कर बोला जाता है। और साथ साथ किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर में खेतों में काम करते थे, सैन्य सेवाएं देते थे, साथ ही सड़कों का निर्माण करते थे और ऐसे जो बहुत सारी जो काम हैं वो करते थे तीसरे स्टेट के जो लोग होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के टैक्स के बारे में बात की जा रही है, टाइड और टाइल। पढ़ लेते हैं ये क्या क्या होते हैं। चर्च भी किसानों से कर के रूप में एक हिस्सा लेता था, जिसको कि क्या बोला जाता था? टाइड। यह एक धार्मिक टैक्स था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था, साथ साथ टाइल जो होता था प्रत्यक्ष कर, वो भी इनको राज्य को देना पड़ता था। ठीक है, तो आप समझ गए टाइड क्या था? धार्मिक कर था जिसको किसान देते थे, और टाइल एक प्रत्यक्ष कर था जिसको यहाँ के जो लोग होते थे तीसरे स्टेट के वो डायरेक्ट देते थे राज्य को। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था।
इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से कौन वहन करता था? जनता वहन करती थी। तो टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। कर की जो संरचना है आपको इससे समझ में आ गई होगी। सारा जो भार था वो किसके ऊपर था? जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके ऊपर। अब हमारी जो अगली हेडिंग है वो क्या है? जीने का संघर्ष। फ्रांस की जो जनसंख्या है वो 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 में बढ़कर हो गई 2.8 करोड़। इससे क्या हुआ कि जो अनाज का उत्पादन था, उत्पादन की तुलना में मांग में काफ़ी तेजी आ गई, तेजी से बढ़ी, जिससे कि क्या हुआ कि जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ था पाव रोटी, उसकी कीमतों में क्या होगा? तेजी से उसकी कीमतें बढ़ गई। जब डिमांड आपको मालूम है किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो उसके क्या होते हैं? प्राइस भी ऊपर चले जाते हैं। बाकी चीज़ों में तो चलो आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, अब रोटी से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता ना। अगर उसकी मांग लगातार बढ़ रही है तो खाने की जो भी वस्तुएं हैं उन पे इसीलिए तो कंट्रोल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे उस पर कंट्रोल नहीं किया गया, वो हम आगे देखेंगे। अधिकतर जो कामगार थे वो कहाँ काम करते थे? कारखानों में मजदूरी करते थे, और जो उनकी मजदूरी जो थी, जो उनके वेजेस थे, वो उनके ही मालिक फिक्स करते थे। तो वो क्या करेंगे? वो कम वेजेस फिक्स करेंगे, कम वेतन देते थे उनको। तो आप देख रहे हैं महंगाई इधर बढ़ रही है, आवश्यक जो मूलभूत वस्तुएं हैं उनकी, लेकिन उस हिसाब से उनके जो मजदूरी है वो नहीं बढ़ रही थी। इस अवस्था में क्या होगा कि जो गरीब अमीर होंगे उनके बीच की जो खाई है आर्थिक रूप से वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। उसके ऊपर से क्या होता था कि जो प्राकृतिक आपदाएं थी, जैसे कि सूखा हो गया, ओला हो गया, ये भी घटनाएं घटित होती रहती थी। इससे रोजी रोटी का और ज़्यादा संकट पैदा हो जाता था। तो ये जीविका संकट फ्रांस में बना रहता था, काफ़ी आम था, ये पहले भी होता था और निरंतर अभी भी हो रहा था। जीविका संकट का क्या अर्थ होता है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए जो न्यूनतम साधन है उनको वो भी खतरे में पड़ जाए। ठीक है, कि अब जैसे आपको क्या है कि कम से कम आपको खाने पीने की तो व्यवस्था होनी चाहिए ना, वो तो न्यूनतम आपकी आवश्यकता रहेगी ना, कपड़े, खाना। तो ये न्यूनतम आपकी भी आवश्यकताएं जब नहीं पूरी होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? जीविका संकट। तो पहले पैराग्राफ में हम समझ गए कि जो तीसरा स्टेट है वही टैक्स दे रहा है, वो लगातार टैक्स दे रहा है जो ऊपर के दो स्टेट हैं उन लोगों को, और साथ साथ राज्य को भी। और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसकी जो मजदूरी है वो मालिक ही निर्धारित कर रहे हैं, और मालिक हमेशा ऐसे टाइम में क्या करेंगे? कम ही मजदूरी करेंगे, फिक्स। तो ये देख लीजिए क्या परिस्थितियां थी उस वक्त की, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि एक व्यवस्था बनती है, एक सिस्टम होता है। तो देखिए सिस्टम कैसे कोलैप्स कर रहा है, कितना ज़्यादा दबाव, जो बहुत ही बड़ी जनसंख्या है उनके ऊपर कितना ज़्यादा दबाव बनता जा रहा है कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। तो फिर इस व्यवस्था का क्या होगा? अंत ही होगा, क्रांति होगी। जैसा कि अभी मैंने पहले पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि पहले भी इस तरह की घटनाएं घटित होती थी कि जीविका संकट आ जाता था, लेकिन इस बार ऐसा क्या विशेष हो रहा था कि जब जीविका संकट आया तो वो क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से हम उस परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए कोई साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ठीक है, तो शोषण तो उनका हो रहा था, लेकिन उनसे वो बाहर कैसे निकले, ऐसा उसके पैरेलल, ठीक है, या उसके विकल्प के रूप में कोई और नई व्यवस्था आए, ये उनके पास नहीं था। जैसे ये है एक व्यवस्था, इसको तो चलो समाप्त कर दें, हम खत्म कर दें, लेकिन इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोई हमारे पास दूसरा विकल्प भी तो होना चाहिए। तो बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे अब एक अन्य विकल्प की बात होगी। तो ये विकल्प किसने दिया? ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर
नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। तो एक ऐसा वर्ग आया, व्यापार के माध्यम से एक ऐसा वर्ग आया जो समृद्ध था, जो शिक्षित था, जिनके पास विचार थे इस व्यवस्था को समझने के लिए और नए विकल्प को तैयार करने के लिए। इसी बात को आगे चल के और समझने का प्रयास करते हैं। 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे कि मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ठीक है, तो एक नया वर्ग आ रहा था। कौन सा? मध्यम वर्ग, जो समुद्र पार जाकर व्यापार कर रहा था, ऊन का, रेशमी वस्त्रों का, और उससे क्या हो रहा था कि वो संपत्ति अर्जित कर रहा था। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होना चाहिए। देखिए आ रहे हैं ना, विकल्प मिल रहा है। स्वतंत्रता, समानता नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जेऑर्ज रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। देखिए इसको समझ लेते हैं। जैसे ये एक वर्ग हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस वर्ग का निरंतर शोषण होता जा रहा है। जो ऊपर के दो स्टेट हैं वो लगातार इनका शोषण कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ना कोई विचार नहीं है। इनको पता तो चल रहा है कि इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन इस गलत चीज़ से लड़ना कैसा है, कैसे है, किन विचारों के आधार पर लड़ना है, और एक नई व्यवस्था इसके पैरेलल अगर खड़ी करनी है तो वो कैसे खड़ी की जा सकती है। तो ये कुछ मूलभूत प्रश्न थे जिनका आंसर नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब व्यापार बढ़ रहा है तो एक मध्यम वर्गीय लोग आ रहे हैं, है ना, जो कि समृद्ध हैं, और साथ साथ कुछ पेशेवर लोग जो शिक्षित हैं। तो ये सब मिलके इस व्यवस्था से लड़ रहे हैं, एक विकल्प दे रहे हैं समाज को, एक नई व्यवस्था का, और वही व्यवस्था बनेगी हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में। तो ये आधार आप समझ गए। और हाँ, इनका जो उससे पहले आपको पता है बहुत सारे दार्शनिक विचार आ चुके थे यूरोप में। तो उन दार्शनिक विचारों ने, उन दार्शनिक लोगों ने एक किस तरह की एक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, एक राज्य का राजतंत्री स्वरूप के अलावा भी क्या स्वरूप हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक राज्य है, इसमें जैसे राजा है, कुलीन वर्ग है, यही चला आ रहा था ना। लेकिन इन दार्शनिकों ने क्या बोला, नहीं, एक अलग तरह का राज्य भी बन सकता है जहाँ पे समानता होगी, विशेषाधिकार नहीं होंगे, लोग समान होंगे, इक्वल बिहेव किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दार्शनिक लोगों ने प्रोवाइड करा दी। एक वर्ग भी उत्पन्न हो गया और एक विचारधारा भी मिल गई उस व्यवस्था से लड़ने के लिए। और रूसो ने क्या किया था, अपने टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट। तो लॉक का यहाँ पे, जॉन लॉक का सबसे बड़ा जो योगदान था यहाँ पे बताया जा रहा, वो क्या था कि उन्होंने बोला कि जो राजा का दैवीय और निरंकुश अधिकार का जो सिद्धांत है उसका खंडन किया। अभी तक क्या विचारधारा थी, लोगों के मस्तिष्क में ये बैठा दिया गया था कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान ने उसको भेजा है, तो वो जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रहा है, तो उस पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे जॉन लॉक ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया। फिर आगे क्या हुआ, रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। ठीक है, कि क्या होगा, जनता और उसके जो प्रतिनिधि होंगे उनके बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित सरकार का निर्माण किया जाएगा। इस बात को रूसो ने बोला। और मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज
नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। तो आप देख रहे हैं जो अभी तक व्यवस्था बनी हुई थी, चाहे वो दैवीय निरंकुश अधिकार था राजा का, उसका खंडन किया गया। साथ साथ क्या बताया गया कि जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच एक अनुबंध होना चाहिए, उसी के आधार पर सरकार का निर्माण होना चाहिए। और साथ साथ सरकार भी कैसी बननी चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजन होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको नहीं बोल रहा था एक अलग तरह की व्यवस्था साथ साथ पैरेलल रूप से यहाँ पे खड़ी की जा रही है। लोगों का पूरी तरह से इस व्यवस्था में असंतोष के आपने कारण देख ही लिए कितने सारे हैं। और साथ साथ एक नए विकल्प का निर्माण, जो कि ये दार्शनिक लोग और वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, मध्यम वर्ग था, ठीक है, समृद्ध वर्ग था, साथ साथ वो वैचारिक रूप से भी क्रांति कर रहे थे, अपने विचारों को फैला रहे थे। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर लिया, तो वहाँ भी वो इसी मॉडल के आधार पर उन्होंने सरकार बनाई। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का प्रमुख स्रोत बन गई। अब सोचिए, आपके देश में इतनी सारी कुव्यवस्था चल रही हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो, साथ साथ आपको पता चले कि एक नया देश है और उसमें इस तरह की व्यवस्था बन गई है, जहाँ पर आपके व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उसकी गारंटी दे दी गई है संविधान में। तो आप क्या हो जाएंगे, आप और ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, और ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे। तो वहाँ के लोग और ज़्यादा उत्साहित हो गए कि हमको भी अब इसी तरह के परिवर्तन लाने हैं। और देखिए, इन सब बातों की झलक यहाँ पे हमको इस पैराग्राफ में दिख रही है। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस व सैलॉन की जो गोष्ठियाँ थी, उनमें गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका जो प्रचार प्रसार था वो व्यापक रूप से बढ़ गया था। पुस्तकों और अखबार को लोगों के बीच में जोर जोर से पढ़ा जाता था, जिससे कि जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी इन बातों को समझ सकें। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। अब आप देखिए, इतनी सारी दिक्कतें चल रही हों और राजा फिर आके खड़ा हो जाए, किंग बोले कि भैया हमको टैक्स बढ़ाना है। तो जहाँ पे इतना ज़्यादा असंतोष होगा और वहाँ पे आप परिवर्तन करने की बजाय, सुविधाएं देने की बजाय और टैक्स बढ़ाने की बात करेंगे, और ऊपर से विशेषाधिकार, जो ऊपर के जो 2 स्टेट हैं जिनके पास संपत्ति है, जो समृद्ध हैं, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। जिनके पास संपत्ति नहीं है, गरीब है, वो टैक्स दे रहे हैं, आप उनसे और टैक्स लेना चाह रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था का क्या होगा, विद्रोह होगा, विरोध होगा। अब यहाँ से हमारा जो पैराग्राफ है उसका नाम है क्रांति की शुरुआत। अब ये जो टैक्स बढ़ाना था उसका भी एक सिस्टम थी, एक व्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स, जो जनरल थे, प्रतिनिधि सभा थी, उसकी बैठक बुलानी होती थी और नए करों के प्रस्ताव की मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स, जो जनरल थे, एक राजनीतिक संस्था थी। इसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम जो बैठक हुई थी वो सन 1614 में बुलाई गई थी। तो एक प्रतिनिधि सभा भी थी, है ना, स्टेट्स जनरल जिसका नाम था। इसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आते थे और उसके माध्यम से जो टैक्स का जो प्रस्ताव होता था उसको पारित किया जाता था। लेकिन इस संस्था की बैठक कब बुलानी है, इसका जो निर्णय लिया जाता था वो किसके द्वारा लिया जाता था, वो सम्राट के द्वारा लिया जाता था। और सोचिए 1614 में अंतिम बार इसकी बैठक बुलाई गई थी। तो आगे चलते हैं अब कि जो लुई 16 है उसने 6 मई 1789
को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300-300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठ गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े कर दिए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत जो तीसरे स्टेट थे उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? समृद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग। किसान, औरतें एवं कारीगर को सभा के प्रवेश में वर्जित कर दिया गया था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की एक सूची बनाई गई थी, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए हुए थे। तो आप ये बैकग्राउंड समझ गए ना इसका। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की मांग थी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे जो स्टेट के लोग थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने विरोध जताते हुए वो सभा से बाहर चले गए। फिर आगे क्या हुआ? तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दी और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? उनका नेतृत्व कर रहे थे मिराबियो और आबेसिए। मिराबियो एक कुलीन परिवार के थे, लेकिन वह समानती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत थे। तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। पाव रोटी की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक की इस स्थिति का फायदा उठाते हुए वो क्या करने लगे थे? जमाखोरी करने लगे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर क्या किया? धावा बोल दिया। और फिर से क्या? सर्दियाँ आई। सर्दियों आने के साथ साथ क्या हुआ कि फसल है वो खराब हो गई। फसल खराब होने की वजह से जो पाव रोटी है उसकी कीमत आसमान में पहुंच गई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। इसी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जो बेकरी जो मालिक थे उन्होंने जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे दुकानों पे जो औरतें वेट करती रहती थी घंटों, आखिरी में उनका जो गुस्सा है वो फट गया एकदम। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। इससे जो गुस्साई हुई भीड़ थी वो 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसको निस्तो नाबूद कर दिया। तो जहाँ हमने अपना चैप्टर चालू किया था 14 जुलाई से, देखिए हम वहीं पे आके फिर पहुँच गए। लेकिन अब हमको पूरी इसकी पृष्ठभूमि पता है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब आगे क्या हो रहा है? जो देहाती गांव इलाके थे वहाँ पे गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जो जागीरों के मालिक हैं उन्होंने भाड़े पर लठैत गुंडे बदमाश बुला लिए हैं और वो पकी हुई जो फसलें हैं उनको तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों बेलचों से ग्रामीण जो किले थे उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न जो भंडार थे उनको लूट लिया। लगान संबंधी जो दस्तावेज थे उनको लेके उनमें आग लगा दी। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो अपने पड़ोसी देश में जाकर शरण ली। इससे क्या हुआ कि अपनी जो विद्रोही प्रजा थी उसकी शक्ति का अनुमान लगाकर जो लुई 16 थे उन्होंने अंततः क्या हुआ, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि अब संविधान का अंकुश होगा उनकी सत्ता के ऊपर। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन करने का आदेश पारित कर दिया।
पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने सभी विशेषाधिकार छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। जो धार्मिक कर थे वो भी समाप्त कर दिए गए। साथ ही जो चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि थी उनको जब्त कर लिया गया। इसी प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी, जो इन लोगों से सरकार ने छीन ली थी। और इस तरह से फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय सत्ता अब विभिन्न संस्थाओं में विभाजित हो गई थी। किन संस्थानों में? जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दी गई थी। और इस प्रकार संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। देखिए, इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हो गए निष्क्रिय नागरिक, जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो ये लोग कौन थे? निष्क्रिय नागरिक। इसका मतलब क्या था कि इनको मताधिकार नहीं मिला हुआ था। फिर हो गए सक्रिय नागरिक। ये कौन लोग थे? जिनको मताधिकार प्राप्त था। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग ऐसे थे। ठीक है, फिर ये 40 लाख लोगों ने क्या किया? वोट देके यहाँ पे निर्वाचक अपने ये चुने। कितने? 50,000 पुरुष। ठीक है, इन्होंने वोट डाला 50,000 निर्वाचक ने। और किनको चुना? 745 सदस्यों को। और ये नेशनल असेंबली बनी। ठीक है, इनका नियंत्रण किसके ऊपर था? सम्राट के ऊपर। पर सम्राट नेशनल असेंबली पर इनका नियंत्रण नहीं था। ठीक है, साथ ही साथ इनका नियंत्रण किस पे था? जो इन्हीं से जो मंत्री बने थे उनके ऊपर। और ये जो सक्रिय नागरिक थे उन्होंने ही वोट देके न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की थी। तो ये आप समझ गए ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो ये इस तरह से ये स्वरूप बना। इसी बात को देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि 1791 में के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र के केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार मिला हुआ था, का दर्जा दिया गया था। जो उनका क्या क्राइटेरिया था? जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो। ठीक है, शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाता की उच्चतम श्रेणी में होना आवश्यक था। तो ये क्राइटेरिया था। अब जो ये संविधान बना, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार, नैसर्गिक और आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। अर्थात यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया था कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा राज्य करे। तो आप समझ गए ना इस चीज को। देखिए, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बोला था कि कुछ परिवर्तन या कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका पूरे विश्व पे, ठीक है, सभी देशों पे, लगभग हर देश के सभी नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका ही प्रभाव था कि हम, देखिए, ये जो बातें मैं बोलूँगा ये बातें विश्व रूप में सामने आई और स्वीकार की गई। इस क्रांति के बाद में इसका प्रारंभ होना अपरिहार्य हो गया था। तो पहला यहाँ पे बताया जा रहा है, पुरुष और नागरिक जो घोषणा पत्र था उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। ठीक, आज आप देखते हैं कि हम सभी स्वतंत्र रूप से
रहते हैं। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं फ्री हूँ करने के लिए। अब उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी और दूसरे को किसी तरह की हानि नहीं पहुँचाता तो मैं स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को कर सकता हूँ। तो ये देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की जो देन है वो सबसे पहले यही है। पहले तो ऐसा नहीं था ना, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी स्टेट की, और सभी लोग को अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। विशेषाधिकार आप देख ही चुके हैं कितने सारे थे। जैसे वो टैक्स वाली ही बात को ले लीजिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अलग टैक्स दे रहा हूँ, मेरे ऊपर अलग जीएसटी लगती है, आपके ऊपर अलग जीएसटी लगती है, या मैं किसी सामान को लेने जा रहा हूँ तो आप अलग तरह का टैक्स चुका रहे हैं। तो इस तरह के जो विशेषाधिकार हैं वो नहीं है। या मेरे लिए अलग कानून बनाए गए हैं, आपके लिए अलग कानून गए हैं। आपके लिए भी संविधान वही है, मेरे लिए भी संविधान यही है। ठीक है, तो जो अधिकार हैं हमारे वो समान हैं। संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त हैं वही मुझे भी प्राप्त हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल नागरिक की बात हो गई। अब देखिए, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य है आदमी के नैसर्गिक और आहरणीय अधिकारों को संरक्षित करना। तो जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी देखिए जितनी भी हम बोलते नहीं राजनीतिक पार्टियां हैं, तो इनका एक फिक्स एक लक्ष्य तो हमेशा रहना ही चाहिए। और वो लक्ष्य क्या है? जो नैसर्गिक अधिकार, और जो अधिकार बदले नहीं जा सकते, जिन्हें छीना नहीं जा सकता, ठीक है, उनको संरक्षित करना। जैसे कि स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तो ये सब क्या है? कुछ नैसर्गिक और छीने ना जा सकने वाले अधिकार हैं, जिनकी रक्षा हर एक राजनीतिक संगठन को करना ही चाहिए। ये दूसरा पॉइंट यहाँ से हमको मिल रहा है। आप इन पॉइंट्स को याद रख लेंगे तो आपकी जो पॉलिटी है ना वो आधी समाप्त हो जाएगी यहाँ पे। बस इन कुछ पॉइंट के साथ आपको मतलब समाप्त हो जाएगी कि आपको एक बहुत ही अच्छा पृष्ठभूमि बैकग्राउंड यहाँ से आपको पता चल जाएगा, मिल जाएगा। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की स्वीकृति ना मिली हो। इसका क्या मतलब है कि जो सारी संप्रभुता है उसका जो स्रोत है वो किस में है? राज्य के अंदर। ठीक है, कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा कोई भी अनाधिकार का उपयोग नहीं करेगा जिसकी जनता द्वारा स्वीकृति प्राप्त ना हो। मतलब जो भी कार्य किए जाएंगे वो जनता की स्वीकृति से ही किए जाएंगे। स्वतंत्रता का आशय ऐसा काम करने की शक्ति से है जो औरों को नुकसानदेह ना हो। जो मैंने अभी आपको बताया, स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि उससे आप किसी और के नुकसान पहुंचा सकते हैं। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। ठीक है, हमारा कानून जो लॉ है वो क्या करता है? ऐसे ही कार्यों को तो प्रतिबंधित कर देता है जिनसे कि समाज पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लोगों पे कोई भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो लॉ क्या करता है? उसको पाबंद कर देता है, पाबंदी लगा देता है। कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून के नज़र में सभी नागरिक समान हैं। लॉ क्या है? व्हाट इज लॉ? जो सामान्य इच्छा है, ठीक है, उसकी ही अभिव्यक्ति क्या है? कानून है। मतलब जैसे कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून जो मुझे भी स्वीकार है, आपको भी स्वीकार है, समाज के सभी लोगों को स्वीकार है, तो वो क्या होता है? वो कानून बन जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि चोरी करना, तो क्या कानून इस पे प्रतिबंध लगाता है ना? तो ये सामान्य रूप से स्वीकार है ना कि चोरी नहीं होनी चाहिए समाज में। तो इस पे सामान्य इच्छा अभिव्यक्त कर दी गई कि ऐसा लॉ बना दीजिए जिससे कि चोरी ना हो सके। ठीक है, अब इसके लिए कानून कैसे बनेगा? एक लॉ भी तो बनाना पड़ेगा आपको। तो उसमें भी, इसके भी जो निर्माण में है, भाग लेने का जो अधिकार है वो सभी नागरिकों को है। यहाँ पे बताया जा रहा है सभी लोग भाग लेते हैं ना, अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और बहुत सारी सलाह देते हैं। आपने पता ही होगा कि जब एक कानून आता है तो लोगों से भी उनकी राय मांगी जाती है।
तो उनका भी सहभागिता इसमें बनी रहती है। अब देखिए, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है, ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है, और ना ही नज़रबंद किया जा सकता है। तो देखिए कैसे इंडिविजुअल का, नागरिकों के अधिकार किस तरह से यहाँ पे कन्फर्म हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये पहली बार ये सब चीज़ें आ रही है ना, नागरिकों का अधिकार। अभी देखिए हम बोल सकते हैं कि ये सीमित अधिकार है, कुछ ही लोगों को प्राप्त है, लेकिन प्रारंभ ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, फिर हम और मांग करते हैं और धीरे धीरे और इसमें व्याप्त होता जाता है वो कानून। लेकिन यहाँ पे जो एक नींव थी वो तैयार हो गई है। मतलब विधि की प्रक्रिया के द्वारा ही आप किसी को अरेस्ट करेंगे। मतलब अगर कानून में लिखा है कि आपने ऐसा कोई कार्य किया जो कानून के विरुद्ध है, ठीक है, तभी आपको गिरफ्तार और दोषी ठहराया जाएगा। अगर वो कानून के हिसाब से अपराध नहीं है तो आप किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराए जा सकते। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। तो ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हम बोलते हैं, देखिए वही यहाँ पे आ रहा है कि प्रत्येक नागरिकों को बोलने, लिखने, छापने, प्रिंट करने की भी आज़ादी है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत। अब मतलब आपको बोलने का अधिकार है, तो ये नहीं कि आप राष्ट्र के विरुद्ध बोलने लगे या कुछ ऐसी बातें बोलने लगे कि लोगों का मानसिक रूप से वो दूषित हो रहे हैं या उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो बोलने का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जो मानसिक रूप से लोगों पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, या वो राज्य और समाज के लिए सही नहीं है। ठीक है। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उसकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो समान रूप से कर लगाया जाता है ना आज के समय में, ठीक है। और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सरकार ऐसे बहुत सारे खर्चे करती है ना। जैसे वो ट्रेन देखिए चला रही है, बसेस चला रही है, सरकारी जो स्कूल हैं चला रहे हैं। तो ऐसे सरकार बहुत सारी चीज़ें करती हैं जिसके लिए उसको पैसों की आवश्यकता होती है। और ये पैसा वो कैसे प्राप्त कर सकता है? टैक्स के रूप में। लेकिन वो टैक्स जो लगाएगा वो समान रूप से सभी लोगों पे लगाएगा, ठीक है, उनकी आय के हिसाब से। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुउल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना ना हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा देना आवश्यक होना चाहिए। आप इतनी सारी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब करेंगे, फिर उसके बाद आपकी एक संपत्ति होगी ना, घर के रूप में और भी बहुत तरह से, ठीक है। तो अब इस संपत्ति पे आपका अधिकार ही ना हो या आपसे छीन ली जाए तो आपकी सारी मेहनत सब कुछ खराब हो जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो राज्य है वो इससे आपको वंचित नहीं कर सकता। और अगर वो वंचित भी कर रहा है तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके तहत वो कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अब एक हाईवे बनाना है, अब हाईवे के बीच में आपका घर आ रहा है ना। तो इसमें क्या है, बोला जाए कि भाई आप इतने पैसे ले लो और इस पैसे से आप यहाँ पे घर बना लो, ठीक है। अब ये नहीं कि आप यहाँ शांति से रह रहे हो, कोई आया या सरकार आई कि चलो हटो यहाँ से, तो यहाँ से आपको नहीं हटाया जा सकता। कोई वजह होगी, कोई आवश्यक कारण होगा तो ही आपको हटा सकते हैं, वो भी मुआवजे देने के बाद। आगे हमारा ये आ जाता है नई हेडिंग, राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज़्यादातर जो स्त्री पुरुष थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए क्या करते थे, ऐसे प्रतीकों के माध्यम से उन तक मैसेज पहुंचाया जाता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है टूटी हुई जंजीर, तो इसका क्या अर्थ था, ये आज़ादी की प्रतीक थी, ठीक है। दासों को बांधने के लिए, तो इसको किसी को बांधने के लिए तो आप उपयोग करेंगे ना जंजीर का, तो इसका मतलब क्या होता था, अगर ये टूट गई तो इसका मतलब कि आप आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। अब इसमें देखिए छोटी छोटी यहाँ पे खूब सारी लकड़ियाँ हैं ना, तो ये एकता की बात कर रहे हैं। जब खूब सारे लोग मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो फिर आसानी से उनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये एकता का प्रतीक है।
ये त्रिभुज में देखिए रोशनी है, आँख बनी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं। तो ये ज्ञान का प्रतीक हो गया। ज्ञान हुआ लोगों को, तभी तो इतने सारे परिवर्तन आए। ये राजदंड इसको बोला जाता है। ये क्या था? शाही सत्ता का प्रतीक था। ये अपनी पूंछ अपने मुंह में लिए हुए सांप, सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ना ही कोई प्रारंभ है। ये इस चीज़ का प्रतीक है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये लाल टोपी, ये किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता का। नीला सफ़ेद लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। ये डैनो वाली स्त्री, ये कानून का मानवीय रूप था। ये विधिपट, कानून सबके लिए समान है, उसके नज़र में सब बराबर है, ये उसका प्रतीक है। चलिए अब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अभी तक हमने जो पढ़ा उसको आप समझ गए होंगे। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में और भी अधिक तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता अभी भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित हो गए थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उसमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सले भी थे। यह गीत पहली बार मार्सेलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रीय गीत भी है, राष्ट्रगान है। अब लुई 16 क्या कर रहा था? अंदर ही अंदर वो प्रयास कर रहा था कि उसकी सत्ता वापस से आ जाए। इसीलिए उसने क्या किया? प्रशा के राजा से गुप्त वार्तालाप उसकी चल रही थी, और जो फ्रांस के आस पड़ोस के जो शासक थे वो भी इन चीज़ों से है ना चिंतित हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अपनी सेना को फ्रांस में भेजते हैं। तो फ्रांस में अपनी सेना भेजने से पहले ही जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थे उसने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध वो युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव उन्होंने पारित कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो बहुत सारे वहाँ के लोग थे वो स्वयंसेवी के रूप में सेना में भर्ती होने लगे। और उन्होंने इसको क्या माना? इस युद्ध को माना कि यूरोप के जो राजा हैं, जो कुलीन वर्ग हैं, उनके विरुद्ध जो आम जनता है उनका ये युद्ध है। और ये जो सेना बनी वो एक गीत गाती रहती थी मार्सले का, तो वही आगे चल के फ्रांस का राष्ट्रगान भी बना। तो यहाँ तक हमने इस चीज़ को समझा। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार व रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ गई। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इसमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्हें भी अपने क्लब बनाए थे, उन लोगों ने भी अपने क्लब बनाए थे। देखिए इसमें भी क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी आप देखते हैं और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी आप देखने को आपको मिलेगा कि महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई थी। कैसे? यहाँ भी वही चीज़ बताई जा रही है कि जो पुरुष थे वो तो चले गए युद्ध के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, तो
कारखानों में और भी जो भी रोजगार थे वहाँ पे महिलाओं की एंट्री हुई, महिला वहाँ पे जाके कार्य करने लगी। तो इससे क्या हुआ कि महिलाओं की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी वो इस समय अच्छी हुई। और साथ साथ आपने देखा है ना कि जो मतदान का अधिकार था वो सभी लोग को प्राप्त नहीं था, उस पर भी निरंतर बहस होती रही। और यहाँ पे जैकोबिन जो क्लब है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे आके लोग बहस करते थे और अपने अधिकारों की बातें और जो भी उनके विचार थे उनको यहाँ पे वो रखते थे इन क्लबों के माध्यम से। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, ठीक है, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूरी में शामिल लोग आते थे। ठीक है, उसमें देखिए अमीर ही लोग शामिल थे ना, जिनको मताधिकार प्राप्त था, जो कम से कम 3 दिनों की अपनी मजदूरी कर के रूप में चुकाते थे, उन्हीं को अधिकार था ना मत देने का। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि जो और अन्य समूह थे वो अपने अधिकारों की बातें यहाँ पे करते थे। और जैकोबिन जो क्लब था उसमें देख लीजिए ये जो समूह थे, इन समूह के लोग आके अपनी बातों को रखते थे। अब इनके नेता कौन थे? मैक्समिलियन रोबेस्पियर इनके नेता थे। जोकोबिनो के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रेचेस, घुटन्ना जिसको बोला जाता है, पहनने वाले कुलीन वर्गों से खुद को अलग करने के लिए उन्होंने ये किया था। ब्रेचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का यह एक ऐलान का उनका एक तरीका भी था। तो देखिए वस्त्रों के माध्यम से भी, ये देखिए जो देख रहे हैं आप, ये डिफरेंस को दर्शाया गया है। तो ये जो वर्ग का विभाजन होता था कपड़ों से, वो भी यहाँ दिखाया गया है कि वर्गों का किस तरह से विभाजन है। इसलिए जैकोबिनो को 100 कुलात के नाम से भी जाना गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था? बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, ऊपर हमने देख ही लिया। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनो ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे वो संपत्ति रखते हो या नहीं, को मताधिकार दिया गया। तो आप इस क्रम को समझते रहिएगा, ठीक है, कि किस तरह से क्रम चल रहा है स्टार्टिंग से अभी तक। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। अभी तक क्या था? राजतंत्र गणतंत्र था ना, अब यहाँ पे क्या हो गया? गणतंत्र घोषित हो गया। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। तो आप गणतंत्र का यहाँ पे अर्थ समझ गए कि उसका जो चुनाव है सरकार का और उसके जो प्रमुख होंगे उनका चुनाव कौन करेगा? जनता करेगी। और ये वंशानुगत नहीं होगा, राजशाही नहीं होगी। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस दी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोइनेट का भी यही हश्र हुआ। अब देखिए क्या हो रहा है, राजा को यहाँ पे फांसी दे दी जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या दशाएं होंगी वहाँ की, उनको गौर कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। आतंक का राज अगला जो नाम दिया गया है। इस तरह की देखिए, जब भी समाज में आप हिंसक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाएंगे तो समाज हिंसक हो जाएगा,
किसी भी देश या किसी भी वर्ग में जब किसी भी तरह की हिंसा को हम बढ़ावा देते हैं किसी भी रूप में, तो फिर समाज का आप समझ लीजिए एक तरह से विनाश तय है। वो सोसाइटी, वो कंट्री सही से फिर नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ हो रही है ना। अब आगे देख लेते हैं। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर जो थे उन्होंने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति को अपनाया। उनके हिसाब से जो भी गणतंत्र के शत्रु थे, चाहे वो कुलीन हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल के सदस्य हो, या उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले उनकी ही पार्टी के सदस्य क्यों ना हो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। और यदि वो दोषी होते थे तो उनको गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। देखिए जो स्वतंत्रता की अभी तक बात हो रही थी, जो वहाँ के लोग थे स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी प्रक्रिया को अपनाकर स्वयं को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि एक ऐसा आदमी उनका हेड बन गया जो सबसे बड़ा स्वतंत्रता का विरोधी हो गया। उनके अधिकारों का वो हनन करने लगा। आगे बढ़ते हैं। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी। किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर ही बेचने के लिए बाध्य किया गया। देखिए कैसे स्वतंत्रता वो हर तरह से छीन ले रहा है, आर्थिक रूप से भी छीन ली है ना, अपनी बात रखने की, बोलने की सारे अधिकार छीन लिए। अपेक्षाकृत सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, क्योंकि जो सफ़ेद आटा होता था वो महंगा सफ़ेद आटा, यहाँ पे कहने का मतलब है सभी नागरिकों के लिए। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर सत्ता का हस्तांतरण, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर सही से नहीं होता है, क्रमिक रूप से और एक लीगल रूप से, एक व्यवस्था के तहत अगर नहीं होता है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं कि जिस स्वतंत्रता के लिए जनता लड़ रही थी अभी तक, उसे अपनी स्वतंत्रता को ही यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। देखिए खाने तक पे यहाँ पे वो बता दिया कि खाना क्या है। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्योर मतलब महाशय, मदाम मतलब महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन मतलब नागरिक और सितोयीन मतलब नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया, उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके जो समर्थक थे वो भी त्राहीन त्राहीन चिल्लाने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहरा दिया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उन्हें जो गिलोटिन पर था उस पर चढ़ा दिया गया। तो देखिए उन्होंने भी इतना एक्सट्रीम लेवल पे वो चले गए कि आखिरी में उनका भी एंड देखिए किस तरह से हो रहा है यहाँ पे। अब क्या है, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जिसको कि डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के जो शासनकाल में एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका थी उससे बचने का प्रयास किया गया था। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों में होता, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन
बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखिए, जैकोबिन जो आए थे उनकी सरकार में आपने देखा किस तरह से उन्होंने तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए लोगों के ऊपर, खाने से लेके हर चीज़ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन आया? मध्यम वर्ग के जो संपन्न तबका था उनकी सरकार आई। तो उन्होंने क्या किया? फिर से संपत्तिहीन जो तबका था उनका मताधिकार से उनको वंचित कर दिया गया। और साथ साथ उन्होंने जो केंद्रीकृत सत्ता आई थी कि एक व्यक्ति के पास सारा शक्ति पहुंच गई थी, उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक डायरेक्टरी नियुक्त की, कार्यपालिका 5 सदस्यों वाली। लेकिन वो क्या करते थे? आपस में झगड़ा करते रहते थे, किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते थे। यहाँ भी समस्याएं आने लगी। तो इन्हीं सब चीज़ों ने किसका उदय किया? नेपोलियन बोनापार्ट का। सरकार के स्वरूप में इन्हीं सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समता एवं बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन्हीं मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस में बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। तो ये जो हमारी जो फ्रांसीसी जो क्रांति है, उनसे हमको ये 3 चीज़ें मिलती हैं। इसको जो हम बोलते हैं ना किसी चीज़ का सार, कि कोई घटना घटी उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, तो स्वतंत्रता की भावना, विधि सम्मत, समता मतलब समानता की भावना, और बंधुत्व। ये 3 चीज़ें फ्रांसीसी क्रांति की धरोहर हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। तो चलिए अपनी अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो ये आप चित्र देख सकते हैं और यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता है। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। अभी हमने चैप्टर में पहले देखा है कि किस तरह जब युद्ध की घोषणा होती है या युद्ध स्टार्ट होता है, और जो पुरुष मजदूर और कर्मचारी होते हैं वो युद्ध के लिए सीमा पर चले जाते हैं या अन्य देश चले जाते हैं, तो वहाँ की जो इकनॉमी है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जो स्थान होते हैं उन पे महिलाएं काम करना स्टार्ट कर देती हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, तो अभी तक जितने भी ये परिवर्तन आ रहे थे तो उनको लगता था कि ये परिवर्तन उनके लिए भी सकारात्मक रूप से होंगे और उनका जीवन भी परिवर्तित होगा। तीसरे, स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, जैसे कि सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फूल सब्जियां बेचना, संपन्न घरों में घरेलू काम करना। ये सारी चीज़ें थी जो महिलाएं करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई या व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट की जो धनी परिवार होते थे उनकी लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। तो जो तीसरे स्टेट में अधिकतर जो महिलाएं थी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जिनके परिवारों की, तो वो ये छोटे मोटे काम करती थी। लेकिन जो कुलीन वर्ग था और तीसरे स्टेट के जो धनी परिवार थे उनकी जो लड़कियां थी वो पढ़ लिख पाती थी। ठीक है, उसके बाद इनका भी और देशों की तरह ही हाल था कि शादी करा दी जाती थी और फिर जो घरेलू कामकाज होते थे परिवार का पालन पोषण, इसमें ही वो लगी रहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपको स्थिति परिवर्तित करनी है अपनी, तो कदम भी आपको खुद ही उठाना पड़ता है, आपके लिए कोई और कदम नहीं उठाता। तो वही फ्रांस की महिलाओं ने किया। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ गए थे। उनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। उन लोगों की जो प्रमुख मांग थी वो क्या थी? महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो पहले क्या उनका था? राजनीतिक अधिकार पुरुषों के समान होने चाहिए। और उनको एक बात से बहुत निराशा हुई थी। किस बात से?
कि जो 1791 में संविधान बना था उसमें उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं को मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने का तथा राजनीतिक पदों पर स्थापित होने की उन्होंने मांग करी। उन्होंने बोला कि हमें भी असेंबली में चुने जाने का अधिकार होना चाहिए, राजनीतिक पदों पे हम भी आना चाहते हैं, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कि मताधिकार हमको मिलना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि नई सरकार उनके हितों का प्रतिनिधित्व तभी हो पाएगा जब वो भी सक्रिय रूप से भागीदार होंगे इन पदों पे। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून बनाए, सरकारी विद्यालयों की स्थापना करी, सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, पिता उन्हें उनकी मर्जी के विरुद्ध शादी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया गया, तलाक को भी कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटा मोटा जो व्यवसाय था वो भी चला सकती थी। तो ये देखिए उनके जो स्थिति है उसमें कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन लाया या लेकर आया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप आंसर में इन सब पॉइंट्स को उसमें समाहित करेंगे। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू कर दिया, कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ को तो फांसी भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। ये दो ऐसे मुद्दे थे जो निरंतर चलते रहे। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में देख रहे हैं आप कब जाके मिला, महिलाओं को मताधिकार हासिल हुआ। यहाँ पे देखिए बॉक्स में एक क्रांतिकारी महिला ओलम दे गूंज, इनके बारे में बताया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार जो घोषणा पत्र आया था ना, उसका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था, क्योंकि ये इसमें क्या किया गया था, महिलाओं को जो उनके मूलभूत अधिकार थे उनसे वंचित रखा गया था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। और 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा उन्होंने तैयार किया, और जो घोषणा पत्र तैयार किया उन्होंने महारानी के पास और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास भेजा और बोला इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जब 1793 में महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कराया जा रहा था जैकोबिन सरकार के द्वारा, तो उसकी उन्होंने आलोचना की, जिस पर कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी दे दी गई। उनके जो घोषणा पत्र में कुछ बातें हैं उनको देख लेते हैं। औरत जन्मा स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। जैसे पुरुष स्वतंत्र हैं जन्मजात, वैसे महिला भी हैं, और उनके जो अधिकार हैं वो भी पुरुष के समान हैं। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है, और ये अधिकार क्या है, स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तो ये देखिए, ये इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं का उस समाज में बहुत तरह से शोषण होता था, तो इसीलिए ये पॉइंट उन्होंने अलग से विशेष रूप से जोड़ा कि शोषण के प्रतिरोध का अधिकार उनको मिलना चाहिए। तीसरा क्या है, समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र है, राष्ट्र में निहित है, जो पुरुष एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। ठीक है, राष्ट्र क्या है, पुरुष और महिलाओं का संघ।
कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जो आपका अभी आगे भी हमने ऊपर पढ़ा था ना इसको। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। ठीक है, यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह से समान और सार्वजनिक पद के हकदार हैं। ये देखिए, यही सब बातें वहाँ पे लिखी गई थी, लेकिन उसमें महिलाओं को क्या किया गया था, एक्सक्लूड किया गया था, उनको नहीं शामिल किया गया था। तो ये बात कर रही है कि हमें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नज़रबंद भी की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। तो देख रहे हैं, समानता के लिए उन्होंने बोला कि भाई ये नहीं कि हमको अधिकार, हमारी ड्यूटीज़, और जो अगर हम विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत अगर अपराधी घोषित किए जा रहे हैं तो हमारे ऊपर समान रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब जो जैकोबिन क्लब के राजनीतिज्ञ थे सुमेत, उन्होंने जब इन महिला क्लबों को बंद कराया था तो कुछ रीज़न भी दिए होंगे ना। तो अब देखिए उनके रीज़न सुन लीजिए, क्या क्या रीज़न दिए उन्होंने। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपे हैं? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? आंसर है नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा है स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व, यही तुम्हारे कार्य हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? तो देखिए, ये अपने विचारों को कैसे प्रकृति का विचार या प्रकृति की इच्छा के रूप में ये सामने रख रहे हैं, जो कि एकदम सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। क्योंकि हो सकता है शारीरिक रूप से स्त्री और पुरुष अलग अलग हो सकते हैं, पर जो कार्य का विभाजन है वो मनुष्य ने किया है, प्रकृति ने नहीं किया है। और आज जब देखते हैं हम ये कार्य का विभाजन जब ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो किस तरह से महिलाएं पुरुष से बेटर भी कर रही हैं, उनके बराबर भी कर रही हैं और बहुत अच्छा भी कर रही हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिल जाते हैं कि महिलाएं अच्छी पायलट नहीं हो सकती हैं, ये पूर्वाग्रह था, लेकिन अब देखिए बहुत अच्छी पायलट बन के वो सामने आई हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बताया जाता था कि वो इन कार्यों को नहीं कर सकती क्योंकि वो स्त्री हैं, पर उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से नकार दिया जब उनको मौका मिला। तो बस आप ये याद रखिएगा कि नेचर ने कार्य का विभाजन नहीं किया है, ये मनुष्यों की बनाई हुई चीज़ है जिसको वो प्रकृति के ऊपर रखकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये महिलाओं के लेके कुछ बातें थी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अपना जो हमारा नया हेडिंग है उस पर आते हैं, दास प्रथा का उन्मूलन। तो इसको पढ़ लेते हैं, दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। ठीक है, कैरिबियाई जो उपनिवेश था जिसमें मार्टिनिक, फिर गॉडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। इसका क्या मतलब है कि ये उपनिवेश थे फ्रांस के और यहाँ से तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुएं फ्रांस में और यूरोपीय देशों में भेजी जाती थी। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। तो यहाँ पे जो काम किया जाता था वहाँ पे श्रम की कमी थी, तो इन्होंने क्या किया, यहीं के लोगों को ले जाके इन बागानों में दास के रूप में काम कराया, क्योंकि यूरोप से जो लोग थे वो इन देशों में नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, बात वही हो गई कि आपको सामान का उपभोग तो करना है, लेकिन उसके निर्माण में सहयोगी या सहभागी नहीं बनना है। उसके लिए आपने क्या किया कि और मनुष्यों का शोषण किया। अब इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। समझ गए ना?
कि प्रोडक्ट तो चाहिए था, लेकिन उत्पादन में जो श्रम चाहिए था, जो श्रमिक चाहिए था, वो इन लोगों को स्वयं नहीं बनना था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अलग अलग अफ्रीकी देशों से लोगों को पकड़ के ला के दास बना दिया और वहाँ पे काम कराया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर ले जाते थे। ठीक है, फ्रांसीसी जो सौदागर होते थे वो बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर अपने जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास को खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियों में डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ था। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते रहे, क्यों? दास व्यापार के कारण, और ये समृद्ध नगर बन गए। तो आप देखिए, इस वजह से भी नगर बन रहे हैं। और ये सब करने के बाद अपने आप को सिविलाइज बोलना। तो हिस्ट्री हमें क्या, जो लोग हैं, जो देश हैं, उनके विभिन्न रूप दिखाते हैं, असली रूप दिखाती है, अगर आप समझें, उसका विश्लेषण करें तो। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों, उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। अब ये जो मूलभूत अधिकार थे, वो उपनिवेश में रहने वाली जो जनता थी, उनको भी ये दिए जाने चाहिए कि नहीं, इस पर लंबी बहस हुई। परंतु दास व्यवहार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में भी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष के बाद जब नेपोलियन आया तो उसने पुनः दास प्रथा का प्रारंभ कर दिया। बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1848 1848 में। तो ये आप समझ गए दास प्रथा के पीछे की जो कहानी थी, कि अपने बाजार को चलाने के लिए, अपने उत्पादों की आवश्यकता के लिए किस तरह मनुष्य ने मनुष्य को ही दास बना दिया। क्रांति और रोजाना की जिंदगी, ये हमारी लास्ट हेडिंग है, पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आए, वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताबों, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जाता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार बना दिया। समझ गए? जो सेंसरशिप थी, किसी भी तरह का अखबार में कोई खबर है, किताब है या कोई नाटक है, तो पहले क्या करता था, राजा के जो अधिकारी होते थे उसको देखते थे, और उन्हें लगता था कि हाँ, इसको प्रकाशित किया जाना चाहिए, तो वो प्रकाशित करते थे, नहीं तो फिर सेंसर लगा के उसको वहीं पे बंद कर देते थे। आगे वो नहीं छपते थे या नाटक नहीं फिर वो खेले जाते थे। लेकिन अब क्या था, अधिकारों का जो घोषणा पत्र था उसमें भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको नैसर्गिक अधिकार बनाया गया था। तो इसलिए फिर इन चीज़ों को ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई।
जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंची। उसमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा दिया गया और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इस्तेमाल करिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। ये नहीं कि आप एक ही तरह के विचार सामने ला रहे हैं, आप परस्पर विरोधी विचार भी ला सकते हैं। यही प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों एवं दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षित लोगों के लिए ही संभव था। लेकिन ये जो माध्यम है, नाटक हो गया, संगीत हो गया, उत्सवी जुलूस, इन सब के माध्यम से आप अपनी बात क्या है उन लोगों के सामने भी रख सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अंत में ये सारांश है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की, पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाए, उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में थमा दी। नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में तो ये सब चेंजेस नेपोलियन के लोगों को बहुत ही पसंद आए और नेपोलियन उनको मुक्तिदाता के रूप में दिखा और लोगों ने उम्मीद की कि ये स्वतंत्रता उनको दिलाएंगे। पर जल्दी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार क्या हुआ? 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का अक्सर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रांसीसी क्रांति। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, किसी भी तरह की कोई शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में है ना उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रांसीसी क्रांति में किस तरह से नया समाज बन रहा है, नए राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, महिलाओं की स्थिति कैसे बदल रही है, दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये किस तरह से आ रही हैं। राजतंत्र हटने के बाद किस तरह से नया संविधान बन रहा है, गणतंत्र आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो परिवर्तन है, जो दार्शनिक लोगों ने अपने जो विचार रखे थे उन पर आधारित किस तरह से प्रशासनिक संरचना बन रही थी, ये बहुत सारे आधुनिक परिवर्तन जो हमको आज दिखाई देते हैं, उनकी जो नींव है वो फ्रांसीसी क्रांति में है। ठीक है, इसमें उसके बाद बहुत कुछ सकारात्मक चीज़ें हुई, कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हुई, लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे कि कुछ जो परिवर्तन होते हैं वो इसी तरह से